हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन का सफ़र, आपके सफलता का सफ़र। और जैसा कि आपको पता है, राजस्थान ज्योग्राफी की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें अपने राजस्थान के भौतिक विभागों में या फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान में आज अपने पहुंच गए हैं अरावली वाले पार्ट पे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है अरावली। और आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान का ये जो भौतिक विभाजन है, ये जो फिजिकल डिवीजन है, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, वही अरावली ही है। तो भाई इस तरीके से भी आप इसको याद कीजिए क्वेश्चन के रूप में कि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन किया जाता है वो किसके आधार पे किया जाता है। ठीक है, जो फिजिकल डिवीजन किया जाता है राजस्थान का वो किसके बेसिस पे किया जाता है। तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर होगा अरावली। और चलिए बिना देर किए हुए अपने आगे चलते हैं और आज थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ आउटलाइन की अपना वीडियो कैसे रहने वाला है। ठीक है भाई, तो एक तरीके से अपने वही मैपिंग से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? मैपिंग से चीज शुरू करेंगे और उसके बाद वही अपने नोट्स देंगे और नोट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। कोशिश यही कि अपना पूरा डिस्कशन बाइलिंगुअल रहे, आपकी जितनी भी टर्म्स है वो इंग्लिश में भी आपको मैं बता सकूं। और ये नोट्स आपको अवेलेबल मैं करवा चुका हूं, हालांकि नोट्स हिंदी में है अपने। ये नोट्स आपको अवेलेबल करवा चुका हूं कहां पर? सिविल प्रिपरेशन बीकानेर, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ध्यान रखना इस बात को। तो कोशिश यही रहेगी कि अपने अरावली को 2 वीडियोस में पूरा करेंगे। तो देखते हैं आज वाले वीडियो में अपने क्या क्या करेंगे भाई। तो आज वाले में अपने अरावली के जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको लेकर पूरा डिस्कशन कर। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे और जो दूसरा वीडियो है उसमें अरावली को अपने कंप्लीट कर लेंगे। अरावली के दर्रों को लेकर, हाँ भाई, नोट्स में आपको अरावली के दर्रे भी मिलेंगे, पासेस ऑफ द अरावली, जो पहाड़ों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं, नैरो पैसेज जो होते हैं माउंटेन्स में। ठीक है, उनको दर्रा या पासेज कहते हैं। उस पर अपने एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं उसको नेशनल हाईवे वगैरह या राजमार्गों से जोड़कर याद करना है। ठीक है, तो वो अपने अरावली में याद नहीं करेंगे, वो अपने एक अलग से वीडियो में याद करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना। कौन सा? अरावली। ये राजस्थान का नक्शा है और आपको बहुत सी बार मैं अच्छे से याद करवा चुका हूं कि अपने को राजस्थान के नक्शे में क्या करना है। कि भी इस तरीके का नक्शा आप ले लो जिसमें नाम ऑलरेडी लिखे हुए मेंशन है किसके, जिलों के। तो आपको यहाँ सिरोही, सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग जो है उसको छोड़ते हुए, ठीक है, राजसमंद, अजमेर और जयपुर तक इस तरीके से एक लाइन बना देनी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये अलवर दौसा को लेते हुए यहाँ अजमेर की तरफ आप संकरी कर दो इस लाइन को, और फिर से ये विस्तारित होगी, फिर से चौड़ी हो जाएगी और अजमेर से फिर नीचे जाएंगे तो उदयपुर को पूरा लगभग पूरा कवर करना है। तो लगभग इस तरीके से राजस्थान में अरावली का विस्तार मिलेगा आपको। क्लियर है भाई? अच्छा, एक चीज और। ठीक है, ये कवर थोड़ा सा मैंने पुराना यूज किया है। ठीक है, पहले कोई वीडियो बना था उस पे, लेकिन स्टिल इस पे जो 7 लिखा है, ठीक है, तो ये उस समय का 7वें नंबर का था। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको याद रह जाए कि जो मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट या जिले हैं जो अरावली में स्थित है, उनकी संख्या कितनी है भाई? उनकी संख्या कितनी है? 7। तो शुरू में ये जो 7 लिखा है, ठीक है, ये इससे याद रखना कि ये जो है 7 जिले हैं जो लगभग संपूर्ण रूप से अरावली में स्थित है। कौन कौन से जिले हैं? चलिए बात करते हैं। तो ये तो हो गया राजस्थान में अरावली की अवस्थिति या लोकेशन। दक्षिण अरावली की बात करें, अगर अपने बात करें तो भाई यहाँ पर देखिए सिरोही, ठीक है, उदयपुर और राजसमंद। मध्य अरावली वाले क्षेत्र में अजमेर, ठीक है, और उत्तर अरावली वाले क्षेत्र में भाई एक तरीके से देखिए यहाँ पर ये जयपुर आ जाएगा, ये अलवर हो गया और ये आ गया अपना दौसा। ठीक है, तो जयपुर, अलवर और दौसा। तो ये 7 जिले जो हैं वो संपूर्ण रूप से, लगभग संपूर्ण रूप से कहाँ? अरावली में स्थित है। हालांकि अरावली का जो बिखराव है वो भाई 13 से 17 जिलों में है। कितना है? 13 से 17 जिलों में। और एक आरपीसी का एक पेपर था, भाई मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम था, लेकिन उसमें क्वेश्चन था कि अरावली का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से कितने जिलों में है। तो उसका आंसर 7 दिया हुआ था।
लेकिन एक पेपर था उसके अंदर पूछा हुआ था अरावली का विस्तार कुल कितने जिलों में है, तो उसका आंसर 13 दिया हुआ था, 13 दिया हुआ था। लेकिन आप अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो आपको देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे कि भाई ये जो अरावली का राजस्थान में विस्तार है, ठीक है, तो इसको दो तरीके से याद कर लीजिए। मुख्यतः 7 डिस्ट्रिक्ट्स, 7 जिले, ठीक है, और संपूर्ण रूप से ओवरऑल संपूर्ण रूप से जो है वो 13 से 17 जिले हैं। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, बहुत सी बुक्स आप पढ़ते होंगे जिसमें जैसलमेर की त्रिकुट की पहाड़ी, जोधपुर की जो है चिड़िया टोंग की पहाड़ी, इवन अपने अभी पढ़ेंगे सीकर और झुंझुनू, ठीक है, साथ साथ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इवन बूंदी। बूंदी में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे आडावल कहते हैं, ये तो याद ही कर लो, आडावल कहते हैं, ठीक है। तो ये आडावल की पहाड़ियां बूंदी में, तो ये आडावल की पहाड़ियां भी किसका ना किसके किसका विस्तार मानी जाती है, अरावली का ही मानी जाती है। कहीं ना कहीं अरावली का मतलब क्या है, तो अरावली से अरावली जो है वो देखिए भाई, अरवली शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब इसका क्या शाब्दिक अर्थ निकलता है, तो कुछ बुक्स कहती है भी जैसे रास्ते में कोई बिल्ली खड़ी हो, ठीक है, और कहीं कहीं दिया है कि ये जो है वो सारंगी वाद्य यंत्र जो है उसकी आकृति में विस्तारित है। तो रास्ते में जैसे किसी बिल्ली ने रास्ता काटा हुआ हो या रास्ता ऐसे टेढ़ी खड़ी हो। और इसी अरवली का अपभ्रंश है आडावल। और ये आडावल की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो आप इसको याद ही कर लो, कहाँ है, बूंदी। ठीक है भाई, तो ये सारा डिस्कशन इसलिए है ताकि थोड़ा बहुत आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। मेनली 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीटली इसमें सिचुएटेड है, ठीक है, संपूर्ण रूप से इसमें स्थित है। और इसका वैसे ओवरऑल या संपूर्ण रूप से विस्तार जो है, ठीक है, वो 13 से 17 जिलों में देखने को मिलता है। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये जो अरावली करता क्या है, तो चलिए यहाँ पर अपने एक डायग्राम ही बना लेते हैं। और वैसे भी आपको नक्शा बनाना तो देखिए आना ही चाहिए। राजस्थान का नक्शा लगभग ऑलमोस्ट बनाना सीख लो भी, नहीं बनाना तो कम से कम इस तरीके से एक संरचना ही बनानी सीख लो, ठीक है, जो लगभग राजस्थान जैसी लगे। तो देखिए अरावली का विस्तार किस तरीके से है राजस्थान में। ठीक है, लगभग इस तरीके से अरावली का विस्तार हमें देखने को मिलता है, कहाँ, राजस्थान में। थोड़ा सा इसको और इधर कर देते हैं। हम्म, ठीक है, अब सही है। तो देखिए अरावली का अगर हम विस्तार देखें तो ये गुजरात में कहा, पालनपुर गुजरात से प्रारंभ हो जाता है। और दिशा देखें तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट। और फिर इसका विस्तार जाता है कहाँ, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, कहाँ तक, दिल्ली तक। और दिल्ली में भी रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स, जहां क्या है भी, जहां राष्ट्रपति भवन है। साथ साथ जेएनयू, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है भाई, उसके कैंपस में भी ये स्थित है। और एक मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी पर्वत श्रेणी होगी जिसका विस्तार किसी यूनिवर्सिटी से होके जाता है भाई, ठीक है। अब अगर आप इसे गौर से देखोगे कि पालनपुर, तो ये तो आ गया गुजरात, उसके बाद में ये कहाँ आ गया, राजस्थान में, जिसकी वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं भाई। उसके बाद इसका विस्तार चला जाएगा हरियाणा में,
तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 राज्यों में, एस से स्टेट हो गया अभी, 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विस्तारित है। ठीक है, अब अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें, अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो भाई ये देखिए 692 किलोमीटर तक विस्तारित है। कितना है? 692 किलोमीटर तक विस्तारित है। और इसका 80% जो है वो राजस्थान में स्थित है, जो लगभग लगभग हो जाता है 550 किलोमीटर। ये संपूर्ण राजस्थान में हमने देखा था भाई कि 9.3% क्षेत्र को घेरता है और इसमें लगभग राजस्थान की 10% पॉपुलेशन, जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या निवास करती है। अब इस 9.3 को याद कर लीजिए कि राजस्थान का क्षेत्र कितना घेरता है, कितना एरिया कवर करता है, 9.3। तो इसी से 9.3 से अपने एक और डाटा याद कर लो, 930, कि भाई 930 मीटर। तो ये 930 मीटर जो है वो हो जाएगी अरावली की एवरेज हाइट, या मैं कहूं औसत ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से विस्तारित है अरावली। सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे लेकिन आपको विस्तार समझा रहा हूं। अब देखिए अरावली में, अरावली को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जहां से अरावली की शुरुआत मानी जाती है वहां खैर ब्रह्म की पहाड़ियां हैं। कौन सी? खैर ब्रह्मा की पहाड़ियां हैं। ये खैर ब्रह्म जो है वो गांव तो गुजरात में है, लेकिन इसकी पहाड़ियों का विस्तार हमें सिरोही में भी मिलता है। तो ये हो गया सिरोही। इसके बाद यहाँ लगभग उदयपुर, और ये हो गया अपना राजसमंद। तो देखिए खैर ब्रह्म सिरोही इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद आप एक जगह याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए, कौन सा? देवगढ़। देवगढ़ राजसमंद। ठीक है, इसके बाद देखिए एक तरीके से अजमेर आ जाएगा, राजस्थान के लगभग मध्य में। अजमेर में इसका विस्तार कम हो जाता है, इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, उस अजमेर में इसका विस्तार कम हो जाता है। ये मध्य अरावली वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है, और यहाँ अजमेर, नागौर और जयपुर, अजमेर, नागौर और जयपुर की सीमा पर कौन सी झील मिलती है? सांबर झील मिलती है। सॉरी, कौन सी झील मिलती है? सांबर झील मिलती है। अभी तक के वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो सांबर झील के बारे में आपको इतना पता चल चुका है कि सांबर झील में 4 नदियां मिलती है। उसमें से 2 नदियों का नाम आपको पता है, एक तो खंडेला नदी जो सीकर खंडेला की पहाड़ियों से आती है। ठीक है, और दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी रूपनगढ़ नदी है, जो कि नाग की पहाड़ियां अजमेर से आती है। ठीक है, चलो जो भी है, सांबर झील की जो बात है वो बाद में करेंगे। सांबर झील या इस क्षेत्र से ऊपर इसमें 3 जिले और आ जाते हैं। अब आपको अच्छे से पता है 3 जिले कौन से हैं? जयपुर, ठीक है भाई, अलवर और दौसा। जयपुर, अलवर और दौसा। अब दूसरी बात कि भी मैंने कहा कि इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो सीकर और झुंझुनू की तरफ भी मिलता है। इसका जो विस्तार है वो सीकर और झुंझुनू की तरफ भी मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है वो जयपुर, अलवर और दौसा को ना मानकर किसको माना जाता है? राजस्थान में खेतड़ी को। किसको माना जाता है? खेतड़ी को। और खेतड़ी आपको अच्छे से पता है कहाँ है? झुंझुनू में। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो खैर ब्रह्म सिरोही है, और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है भी? खेतड़ी झुंझुनू है। ठीक है, और इस तरीके से आपके सामने ये अरावली जो है आपको 3 भागों में बंटी हुई दिख रही है। थोड़ा सा इस पे गौर करना। कैसे? खैर ब्रह्म की पहाड़ियां सिरोही से लेकर देवगढ़ राजसमंद के बीच का जो भाग है, ये देवगढ़ राजसमंद के बीच का जो भाग है, ये जो है वो कहलाएगी दक्षिण अरावली। क्या कहलाएगी? दक्षिण अरावली। देवगढ़ से लेकर सांभर के बीच का जो भाग है वो कहलाएगी मध्य अरावली। और सांभर से लेकर खेतड़ी के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाएगी? उत्तरी अरावली।
ठीक है भाई, इस डायग्राम को थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और चाहो तो आप इसका skip सकते हो। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये अरावली का जो विस्तार है वो समझ में आ गया होगा कि पालनपुर गुजरात से लेके रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। उसके बाद इसका 80% राजस्थान में है। खैर ब्रह्म से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक, खैर ब्रह्म की पहाड़ियां सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक, खैर ब्रह्म की पहाड़ियों से लेके देवगढ़ के बीच में ये दक्षिण अरावली है, जिसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद और सिरोही। उसके बाद में मध्य अरावली जो है वो देवगढ़ से सांबर है, जिसमें अजमेर आता है, और सांबर से लेके खेतड़ी के बीच में उत्तरी अरावली है, जिसमें जयपुर, दौसा और अलवर आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये रहा आपके सामने नोट्स, और अब देखिए, अब वही सारी बातें फिर से रिपीट करते हैं, याद हो जाएगी। अपने ने उस टेबल के अंदर देखिए, पुराना एक वीडियो में चारों भौतिक प्रदेशों को मैंने एक साथ इनका कंपैरेटिव स्टडी करवाई थी, तुलनात्मक अध्ययन करवाया था। वहीं से हमें ये सारे पॉइंट अच्छे से याद हैं, अगर किसी ने वो वीडियो देखा हुआ है, कि अरावली जो है इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ठीक है, दूसरी चीज, ये किसका अवशेष माना जाता है? तो भाई ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। तो याद करते जाओ आप तो सीधे सीधे। भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का ये अवशेष माना जाता, सॉरी, भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का ये भाग है? तो फिर आप आंसर करोगे सर ये प्रायद्वीपीय, यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको एकदम क्लियर है। उसके बाद में इसकी क्या विशेषता है, या ये कैसी पर्वत श्रेणी है? तो यहाँ पर गौर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और एक एग्जाम में आईएएन या जेईएन के अंदर आया भी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि अरावली जो है वो कैसी पर्वत श्रेणी है। कि जो अरावली है ये एक माउंटेन रेंज है, तो ये कैसा माउंटेन है, ओरिजिन के बेसिस पे कैसा है, या हम क्या बोलेंगे इसके लिए? ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारा जो आंसर आएगा, ध्यान से देखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं मैं, कि यह एक वलित अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और इसे ही इंग्लिश में बोल देंगे कि इट इज ए फोल्डेड रेजिडुअल माउंटेन रेंज। क्लियर है? लेकिन आजकल इतने से काम नहीं चलता, इसमें से भी अपने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपसे सीधा पूछे कि अरावली कैसी पर्वत श्रेणी है, और ये दोनों ऑप्शंस में है। ठीक है, आपको एक ऑप्शन में दिख जाए कि वलित और एक ऑप्शन में दिख जाए अवशिष्ट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ये पढ़ा हुआ है। तो भाई अगर आपसे पूछे सिंपल कि अरावली कैसी पर्वत श्रेणी है, तो आपका आंसर होगा वलित, ठीक है, या फोल्डेड। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर, जब भी अरावली की धरती पे उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में, तो ये उत्पत्ति के आधार पर कैसा है? फोल्डेड या वलित है। उत्पत्ति के आधार पर कैसा है? फोल्डेड या वलित है भाई, ध्यान रखना। ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कैसे? जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है, सेम वैसे ही अरावली की उत्पत्ति हुई थी। अगर कोई भी धरती का अगर कोई भी पार्ट आप इमेजिन कर लो, ठीक है, और इस पर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, संकुचन बल लग रहे हैं किसी भी वजह से, धरती की आंतरिक गतिविधियों की वजह से, तो ये जो धरती का भाग है ये वलित होकर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सिंपल सी बात है, मान लीजिए धरती का ये भाग है और इसके दोनों तरफ से यूं बल लग रहा है, तो अब ये धरती का भाग ऊपर की तरफ उठ के वलित हो जाएगा। जैसे कोई चद्दर पड़ी हो मेज पर, ठीक है, टेबल पर, आप दोनों तरफ से उस पे ऐसे संकुचन बल लगाओगे तो वो सलवटें पड़ जाएगी। सेम सेम वैसे ही धरती का ये भाग क्या होगा? सलवटें या वलित होकर ऊपर उठ गया। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से या संकुचन बलों की वजह से जो पर्वतों की उत्पत्ति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? फोल्डेड या
फोल्डेड या वलित पर्वत कहते हैं। तो अरावली की उत्पत्ति भी इसी तरीके से हुई है, हिमालय की उत्पत्ति भी इसी तरीके से हुई है, और हो सकता है जब कभी करोड़ों साल पहले अरावली की उत्पत्ति हुई थी तो वो हिमालय के जितना या उससे भी ऊंचा हो, लेकिन वर्तमान में ये इसका क्षरण होता जा रहा है, अपर्दन होता जा रहा है, या इंग्लिश में कहते हैं भाई वेदरिंग रॉक्स के टूटने को। ठीक है, आप तो सिंपल से ऐसे याद कर लो कि इसका अपर्दन या इरोजन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कोई भी पर्वत अगर बनता है, कोई भी पर्वत अगर बनता है तो उस पर दो तरह की क्रिया काम करती है। लीजिए ये कोई पर्वत है, तो धरती की सतह के ऊपर इस पर हवा, पानी या इनसे इरोजनल एक्टिविटी चल रही है, अपर्दन की क्रिया, और धरती के अंदर आंतरिक बलों में इसकी फॉर्मेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अगर ये प्रक्रिया बंद हो चुकी हो जैसे अरावली के केस में, तो अब केवल इरोजनल एक्टिविटी या अपर्दन हो रहा है, तो पर्वत श्रेणी धीरे धीरे, या वो पर्वत जो है धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, उसकी ऊंचाई कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर अपने देखें कि फॉर्मेशन भी चल रहा है और इरोजन भी चल रहा है, तो फॉर्मेशन ज्यादा तेज गति से चल रहा है जैसे हिमालय में, तो हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। लेकिन अरावली के केस में निर्माणकारी क्रियाएं लगभग बंद हो चुकी है और अब केवल अपर्दन की क्रियाएं चल रही है, इसलिए अरावली की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसीलिए इसीलिए आपसे क्वेश्चन आ जाए यही सेम, बस इसमें एक शब्द जोड़ दे कि वो अरावली जो है वो वर्तमान में एट प्रेजेंट कैसी पर्वत श्रेणी है, तो फिर आपका आंसर होगा कि वर्तमान में अवशिष्ट या रेजिडुअल माउंटेन है। यही क्वेश्चन आया था, जेईएन का पेपर था, राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन था कि वर्तमान में अरावली कैसी पर्वत श्रेणी है, आंसर था अवशिष्ट या रेजिडुअल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल कैसा है? प्राचीनतम अवशिष्ट वलित पर्वत है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, अगली चीज, राज्य में अरावली का 80% विस्तार मिलता है, कुल लंबाई 692, उसमें राजस्थान में 550, औसत ऊंचाई 930। राज्य में कितने भूभाग पर विस्तारित है? 9.3। ठीक है, जिले कितने? तो मुख्यतः या संपूर्ण रूप से 7 जिले इसमें स्थित हैं, और उनमें कितनी जनसंख्या? राजस्थान की जनसंख्या का 10% इसमें निवास करता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए कुछ और बातें कि इसकी तुलना किससे की जाती है। अरावली जो पर्वत है, इसके विस्तार की तुलना या इसकी जो आकृति और विस्तार है उससे इसकी तुलना किससे की जाती है? तो भाई आप सीधा सीधा इसको रट लेना कि अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, कहां? अमेरिका में, यूएसए में, उससे इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। यूं मान लीजिए दुनिया के नक्शे में ये उत्तरी अमेरिका और इस तरीके से ये दक्षिणी अमेरिका है। तो जो उत्तरी अमेरिका है इसमें कनाडा, अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको। ठीक है, यहाँ पर सबसे उत्तर में कनाडा, बीच में यूएसए और फिर मैक्सिको देश हैं, 3 ही देश हैं लगभग। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, रॉकीज। ठीक है, किधर? पश्चिम में। और पूर्व में यहाँ एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, अपलेशियन। तो इसी अपलेशियन पर्वत श्रेणी से इसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पर याद रख लेना भाई कि अपलेशियन पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में स्थित है। और इसकी तुलना हमारी कौन सी पर्वत श्रेणी की इससे तुलना की जाती है? अरावली की तुलना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ठीक है भाई, याद कर लेना इसको। खैर ब्रह्म राजस्व गांव गुजरात का है, लेकिन खैर ब्रह्मा की पहाड़ियां सिरोही में स्थित है। ठीक है भाई, अपने को पता है। अगली चीज, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में मिलती है? अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में मिलता है? अरावली का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में मिलता है? और अरावली की न्यूनतम ऊंचाई कौन से जिले में मिलती है? तो फिर से देखिए, हम पीछे आते हैं और अरावली का विस्तार समझो
ये जो अरावली का विस्तार है, ठीक है, ये बार बार आपको बता चुका हूं मैं कि ये सारंगी वाद्य यंत्र जो है वो इस तरीके से है। तो जैसे ही हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे अरावली में, ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या याद रखना है, जो इसका एक्सटेंशन है, जो इसका एक्सटेंशन है, या मैं कहूं जो इसका विस्तार है, ठीक है, ये पहले कम होगा। देखो कम हो रहा है ना, अजमेर तक आते आते कम हो जाएगा, उसके बाद फिर से बढ़ेगा। ऊंचाई जो है इसके पर्वतों की, हाइट जो है वो लगातार कम होगी, ठीक है, लगातार कम होगी। तो जैसे ही हम उत्तर में जाएंगे, हमें अच्छे से पता है यहां पर हमें जयपुर, अलवर और दौसा मिलने हैं। यहाँ सिरोही है, उदयपुर है, ठीक है, और राजसमंद है, ठीक है ना भाई। यहीं से ये याद कर लो, क्या याद कर लो कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में मिलता है? तो आप कहोगे उदयपुर में, ठीक है। अरावली का न्यूनतम विस्तार, अरावली का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में मिलता है? तो आप कहोगे सर अजमेर में मिलता है, ठीक है, क्लियर है। ये तो होगी विस्तार की बात। फिर आपसे पूछ ले कि अरावली की सर्वाधिक मैक्सिमम हाइट, ऊंचाई कहाँ मिलती है? तो आपका आंसर होगा सिरोही। और अरावली की न्यूनतम न्यूनतम ऊंचाई या हाइट कहाँ देखने को मिलती है? तो आपका आंसर होगा जयपुर। इसको रट लो भैया, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, न्यूनतम विस्तार अजमेर, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर। चलिए इसके बाद देखो, मैप से समझाता जा रहा हूं आपको मैं कि अरावली में आपको किस तरीके से चीजें याद करनी है। डायग्राम बनाते जाना आप तो बस। इसके बाद क्या करो, अरावली को इस तरीके से हमने, ये मान लो ये राजस्थान के अंदर अरावली है, ठीक है, और आपको अच्छे से पता है इसके हमें कितने 3 भाग करने हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? खैर ब्रह्म, ठीक है, खैर ब्रह्म कहाँ? सिरोही में। सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग थोड़ा सा इधर रखा करो ताकि आपको बार बार याद हो जाए कि वो कहाँ आ जाता है। वो उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में आ जाता है, केवल थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी भाग। सिरोही, उदयपुर और ये आ गया अपना राजसमंद। यहाँ बीच में कौन आ गया? अजमेर। यहाँ कौन आ गया भाई? तो यहाँ पर आपको पता है जयपुर, अलवर और दौसा, ठीक है, क्लियर है। तो इस डायग्राम में अपने को क्या चीज याद करनी है? ये जो अरावली का भाग है, ये कौन सी अरावली है? ये दक्षिण अरावली है, साउथ अरावली है, ठीक है। इसमें 3 जिले आते हैं। इस दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भाई गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। इस दक्षिण अरावली को जब अपने विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, तब अपने गुरु शिखर के बारे में और भी बातें करेंगे। ये केवल ये केवल दक्षिण अरावली ही नहीं, संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है, क्लियर है। और वैसे भी ये चीज आपको कहीं ना कहीं अपने नोट्स में भी मैंने लिखी हुई है भी। यहाँ पर जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। मध्य अरावली में देखोगे तो लिखा हुआ है टाटगढ़ 933 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से उत्तरी अरावली में जो है वो रघुनाथगढ़, ठीक है, 1055 मीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स के अंदर भी ये सारी चीजें दी हुई है। याद कैसे करना है वो आपके ऊपर है, उस डायग्राम से कर लो चाहे यहां से कर लो। अजमेर, अजमेर में जो विस्तार है वो कम हो गया, और ये होगी मध्य अरावली। कौन सी होगी? मध्य अरावली, मिडल अरावली, ठीक है। कहां से कहां तक? तो भाई आपको अच्छे से पता है कि
देवगढ़ राजसमंद से लेकर सांभर तक, बीच में कौन सा जिला आता है? मुख्यतः अजमेर। यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो वो भाई टाडगढ़ है। अरे सॉरी, ठीक है, कितनी है ये? 933 मीटर। क्लियर है? इसके बाद सांभर से लेकर उत्तर में क्या लिखूं भाई? खेतड़ी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस कि इसका सबसे उत्तरी बिंदु खेतड़ी झुंझुनू को माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि झुंझुनू, क्यों याद रखना? क्योंकि झुंझुनू अपने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई उत्तरी अरावली। या नॉर्दर्न अरावली। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? वो भाई देखो, ध्यान से देखना, रघुनाथगढ़ है। और रघुनाथगढ़ जो है वो ना तो जयपुर में है, ना अलवर में है, ना दौसा में है, ना झुंझुनू में। रघुनाथगढ़ जो है वो कहाँ है? वो सीकर में है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। कितनी है? 1055 मीटर है। क्लियर है? तो एक डायग्राम तो एक और याद कर लो इसी तरीके से। अब आप क्या करो, एक और डायग्राम बनाओ। अच्छा, इस डायग्राम में हमने क्या किया है? दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तर अरावली को समझ लिया कहां से कहां तक है, और साथ साथ में देख लिया कि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और उत्तर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब देखो, एक डायग्राम और बनाओ सेम ऐसे। ठीक है, क्लियर है? अब इस डायग्राम में अपने क्या करेंगे? इस डायग्राम में अपने क्या करेंगे, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, इसको, इसमें एक ट्रिक लिखेंगे अपने, LIC। तो यहां से हम याद करने की कोशिश करेंगे अरावली के खनिज। कैसे? एल से लेड, लेड जहां मिलेगा वहीं जिंक मिलेगा और वहीं मिलेगी सिल्वर। और राजस्थान इन तीनों ही खनिज में पहले नंबर पर है। और इवन चांदी या सिल्वर जो है वो तो 95% से ज्यादा राजस्थान में ही मिलता है भाई। हिंदी में कह देंगे सीसा, जस्ता और चांदी। ठीक है भाई। और यहां यहीं पर दक्षिण अरावली में ही आपको अच्छे से पता है कौन है? उदयपुर है। और उदयपुर में दो जगह याद कर लो, जावर जो सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान के रूप में, बिगेस्ट माइन के रूप में जाना जाता है। एक और है जगह देबारी उदयपुर। देबारी उदयपुर में 1966 में HZL की स्थापना हुई थी भाई, तो ये भी याद कर लेना। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। मध्यवर्ती अरावली जो है, मध्यवर्ती अरावली जो है उसमें थोड़ा बहुत लोहा आपको मिलेगा, आयरन मिलेगा भाई। ठीक है, आयरन या लोहा बहुत ज्यादा मिलता नहीं है राजस्थान में, तो इसकी कोई ज्यादा बात अपने को करनी नहीं। उत्तरी अरावली में सी से याद कर लेना भाई, कॉपर, तांबा। ठीक है, और आपको याद आ ही गया होगा कि हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? खेतड़ी है। तो खेतड़ी झुंझुनू तो भाई आप अच्छे से जानते ही हो, ताम्र नगरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही यहाँ से तांबे का खनन किया जा रहा है। और इसी खेतड़ी के पास सिंघाना है। ठीक है, और यहाँ आपको अच्छे से पता है भाई कि ये है 1966, और यहाँ याद कर लो क्या? 1967 यहाँ HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, खंड में डिटेल में करेंगे, लेकिन यहीं से थोड़ा सा याद रख लेना इस तरीके से। इसके बाद में एक चीज और याद रख लेना, फिर से इसी तरीके से डायग्राम बना लो। देखो, यही अरावली का डायग्राम अपने को बार बार बनाना है। ठीक है, फिर वही
इसके 3 भाग दर्शा दो। फिर से वही इसके 3 भाग दर्शा दो। अब क्या करो, इसको इस तरीके से बांटो कि इसका ऊपर का 2/3 भाग और इसका दक्षिण का 1/3 भाग। ठीक है, तो देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। अगर आपने माइंस, माइनिंग, खनन वगैरह पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि 2 तरह का होता है। ठीक है, तो कौन सी होती है? एक तो धरती के ऊपरी सतह पर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाते अपने, देखो टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि फिर कहीं ना कहीं चीज आगे चली जाती है। आप तो इस तरीके से याद रखो कि एक खनन तो होता है जैसे जो इमारती पत्थर वगैरह जो होते हैं उनके, मार्बल वगैरह, उसमें जो माइनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत गहराई में नहीं होता, ऊपरी सतह पर ही होती है माइनिंग। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं इसको। ठीक है, ओपन माइनिंग। ठीक है, एक होती है डीप माइनिंग जिसे सॉफ्ट माइनिंग भी कहते हैं, जिसमें गहराई में जाते हैं। तो गहराई में जाते हैं तो अपने को खनिज मिलते हैं, धात्विक और अधात्विक इस तरीके के। ठीक है, लेकिन लेकिन जब हम ओपन माइनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलते हैं? एक तरीके से इमारती पत्थर वगैरह ज्यादा मिलते हैं। तो आप यूं समझ लो कि इन पहाड़ों की ऊपरी सतह पर जो चट्टाने हैं, तो ऊपर का जो 2/3 भाग है अरावली का, ये उत्तर का, यहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थर, कौन सा पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर बहुलता से मिलता है। ये पत्थर जो है वो अबेंडेंट है। ठीक है, और वैसे भी क्वार्टजाइट पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो भाई कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अपने इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं कि एक एचएमटी घड़ी आया करती थी। ठीक है, तो इस एचएमटी का कारखाना कहाँ है या कहाँ हुआ करता था? अब तो बंद हो गया। ठीक है, सरकारी उपक्रम था ये, तो गवर्नमेंट फैक्ट्री थी एचएमटी घड़ी की, तो ये अजमेर में थी। ठीक है, और क्वार्ट्स की भी घड़ियां आती है, तो ऐसे याद कर लो, एचएमटी से क्वार्ट्स याद कर लो, और क्वार्टजाइट पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? अजमेर में मिलता है। ठीक है, ये जो नीचे का 1/3 भाग है, यहाँ पर कौन सा पत्थर मिलता है? तो यहाँ भाई ग्रेनाइट मिलता है। यहाँ मिलता है, यहाँ सबसे ज्यादा ग्रेनाइट मिलता है। और यहीं आप देखो भाई, ध्यान से देखना इधर, इसको भी आप याद कर सकते हो। यहाँ उदयपुर है, यहाँ सिरोही है, यहाँ राजसमंद है, और सिरोही से थोड़ा सा इधर जाओगे तो आपको मिलेगा जालोर। तो ये दक्षिण अरावली की तरफ ही है जालोर। और जालोर जो है, इसे राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट मिलता है। तो इससे याद रख लेना क्या, कि दक्षिण का जो 1/3 भाग है वहां ग्रेनाइट। अब कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि इतना तो पता है कि दक्षिण में ग्रेनाइट है, फिर आप सोचो कि यार ऊपर के 2/3 भाग है या ऊपर का 1/3 भाग है, तो आप याद कर लेना कि अजमेर को इंक्लूड करना अपने को, क्योंकि अजमेर ही है जहां सबसे ज्यादा क्वार्टजाइट मिलता है। तो अजमेर को इंक्लूड करोगे तो ऊपर का 2/3 भाग और नीचे का 1/3 भाग, ऊपर का नॉर्थ का 2/3 पार्ट एंड साउथ का 1/3 पार्ट। क्लियर है? चलिए, जो आप यहां से याद कर सकते हो, इन डायग्राम्स की हेल्प से याद कर सकते हो। और वापस आते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, अपने ने लगभग लगभग जो है नोट्स में लिखी हुई सारी बातें डिस्कस कर ली है भाई। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक विस्तार, न्यूनतम ऊंचाई, ये सारे पॉइंट भी क्लियर हैं नोट्स में। ये डायग्राम देख लेना, चाहो तो मैंने बनाया उस डायग्राम से याद कर लेना। अभी अरावली की प्रमुख चोटियों पे आएंगे अपने, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि नोट्स में अरावली के बारे में और कॉमन पॉइंट्स क्या हैं जो इस वीडियो में अपने डिस्कस कर सकते हैं। अरावली का महत्व, तो चलिए इसको अपने थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। ठीक है, अब अपने आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं, अरावली का महत्व और अरावली की जो प्रमुख चोटियां अपने नोट्स के पिछले पेज पर है। तो अरावली का महत्व देखिए भाई। तो देखिए, सिंपल सीधी सी बात है, जो राजस्थान है 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो कहीं ना कहीं एक डायग्राम अपने वापस से बना लेते हैं। और थोड़ा सा अरावली को देखने का आपका नजरिया फिर से बदलेगा। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, और आपने शायद इस तरीके से राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी। ये लगभग अरावली है। ठीक है, राजस्थान में। अब मेरी बात ध्यान से सुने,
जब अपने राजस्थान का क्लाइमेट या जलवायु पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राजस्थान में जो वर्षा का वितरण है वो यहाँ दक्षिण पूर्व से किधर जाता है, उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। तो जो राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है, ठीक है, वो वैसे तो बांसवाड़ा से है लेकिन वो अरब सागर शाखा है। लेकिन मुख्यतः वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। इसको एक बार ऐसे ही याद कर लो भी कि उत्तर पश्चिमी मानसून या भारत के मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून जो है वो राजस्थान में मुख्यतः वर्षा करवाता है, जो यहाँ झालावाड़ से प्रवेश करता है, अरावली तक पहुंचता है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताएं, जब भी बादल इस तरीके से आएंगे और उनके रास्ते में कोई रुकावट के रूप में पर्वत श्रेणी होगी, तो यहाँ इस भाग में जो इसके पूर्व में है, जहां से बादल आ रहे हैं या जहां से मानसून पवनें आ रही है, वहां ज्यादा वर्षा होगी। ठीक है, और ये जो भाग है अरावली के विपरीत वाला, ये क्या हो जाएगा, ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र, या मैं कहूं अरावली का रेन शैडो एरिया हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, उसमें बहुत सारे कारण हैं कि वर्षा कम क्यों होती है, उसमें से एक कारण ये भी है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना भी कि इस तरीके से भी चीजें याद रखें आप। दूसरी चीज, ये जो अरावली है इसमें सिरोही आता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा सिरोही के माउंट आबू में ही होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, स्थान माउंट आबू है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, रेनफॉल, ठीक है, वाला स्थान, जगह, प्लेस कौन सा है, जिला कौन सा है, और फिजिकल डिवीजन या हिंदी में कहूं तो भौतिक विभाग कौन सा है। तीन अलग अलग क्वेश्चन बन गए ना ये। ठीक है, तो अब इन तीनों के अलग अलग आंसर हो जाएंगे। स्थान कौन सा है, माउंट आबू। कहाँ, सिरोही में। ठीक है, याद कर लेना। इसको अपने जलवायु में और अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद जिला कौन सा है, तो इसको याद कर लेना, जिला है झालावाड़। फिजिकल डिवीजन कौन सा है, तो भाई दक्षिण की पठारी प्रदेश भले ही अति आर्द्र जो है जलवायु में आता होगा, लेकिन संपूर्ण रूप से वर्षा की मात्रा अगर अपने गिने तो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक संभाग या फिजिकल डिवीजन अरावली है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से याद करो, क्या कि भाई अरावली है तो इसमें खूब बारिश हो रही है, चलो अच्छी बात है। तो अरावली में खूब बारिश हो रही है तो यहाँ पर खूब सारी झीलें मिलेगी। झीलें मिलेगी तो यहाँ पर झीलों के चारों ओर बहुत सारे वन क्षेत्र मिलेंगे। बहुत सारी वनस्पति वन क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप इन पॉइंट्स को याद करते जाओ, क्या कि सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक संभाग अरावली, सर्वाधिक झीलों वाला, लेक्स वाला भौतिक संभाग अरावली, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला भौतिक संभाग अरावली। अगर वर्षा ज्यादा, झील ज्यादा, वन क्षेत्र ज्यादा, तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला भौतिक संभाग अरावली। इसको ऐसे याद करते जाओ रिलेट करके। तो झीलें हैं, वन है, बायोडायवर्सिटी है, तरह तरह के जीव जंतु हैं, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ, अरावली में। वन्य जीव अभयारण्य कहाँ, अरावली में। या मैं कहूं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ, अरावली में। ये पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज याद और कर लेना कि अरावली जो है पहाड़ी क्षेत्र है, चट्टाने हैं, तो राजस्थान का सर्वाधिक खनिज
राजस्थान का सर्वाधिक खनिज संपन्नतम, अच्छा वहां साइड यहाँ दिखे तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं उसे। ठीक है, मोस्ट मिनरल रिच फिजिकल डिवीजन, वो भी कौन सा है, तो अपना आंसर होगा अरावली, वो भौतिक विभाग जिसमें सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलेंगे। क्लियर है? तो ये अरावली का महत्व है जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सॉरी, ये डायग्राम भी अच्छे से याद कर लेना, इनसे भी अरावली का महत्व आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें आपको क्लियर है और समझ में आ चुकी है, और नोट्स में जो दी हुई है वो सीधा सीधा याद कर लेना। क्या याद करना है? अच्छा, एक चीज और, चलो वापस देखते हैं। राजस्थान में मरु मार्च किधर हो रहा है? पिछले एक दो वीडियो में अपने मरु मार्च की बात की थी, रेगिस्तान का विस्तार, तो राजस्थान में मरु मार्च मैंने कहा था पूर्व दिशा में हो रहा है। तो मरु मार्च जो है वो, उसकी दिशा ये है, और इसके रास्ते में अरावली है। तो अरावली जो है उसके बीच में, देखिए अरावली एक लगातार एक पर्वत श्रेणी तो है, लेकिन बीच में गैप बहुत है और बहुत ज्यादा ऊंची भी नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि इस मरु मार्च को इस तक सहायक है। कौन है? अरावली है। क्यों? क्योंकि इसके इधर का भाग मरुस्थल है, और फिर मरुस्थल का विस्तार इस दिशा में हो रहा है, पूर्व दिशा में हो रहा है। तो ये रास्ते में कौन आ जाती है? अरावली आ जाती है। ठीक है भाई, तो भाई ये भी याद कर लेना कि अरावली रेगिस्तान के मार्च को नियंत्रित करती है। ठीक है भाई, समझ गए आप? राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, अभी डायग्राम बना के समझेंगे। राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम इसी से हुआ है, बारिश होती है, झीलें हैं तो जल स्रोत है, तो अधिकांश नदियों का उद्गम इसी से हुआ है। अरावली में धात्विक और अधात्विक खनिज जो है खूब पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक खनिज संपन्नतम क्षेत्र है। अरावली में वन्य जीव और वन्य क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं अगर सारे भौतिक विभागों की तुलना करें। अरावली राजस्थान में जल विभाजक संधि का कार्य करती है। दो बार आ गया पॉइंट, लेकिन अभी समझ लेंगे। ठीक है, अरावली की दिशा अरब सागर मानसून के समानांतर है। ठीक है, अपने को पता है भाई। तो अरब सागरीय मानसून पवनों द्वारा राजस्थान में नगण्य वर्षा होती है। तो भाई अभी अपने ने यही थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अपने राजस्थान में मुख्यतः वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर की शाखा इस तरीके से अरावली के समानांतर दिशा में राजस्थान में आती है, सबसे पहले बांसवाड़ा पहुंचती है, लेकिन अरावली इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं करती। इसीलिए इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून या भारत के मानसून की अरब सागर शाखा से राजस्थान में नगण्य वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अरावली का अपने को थोड़ा सा ये घाटा भी है। ठीक है, माइनस पॉइंट हो गया। अच्छा, अब अपने बात करते हैं भाई, एक आया था जल विभाजक, कि राजस्थान का जल विभाजक के रूप में कौन कार्य करता है। तो भाई अपने फिर से एक चीज याद कर लो कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, इनका विभाजन जो है उसका आधार क्या है? अरावली है। उसके आधार पर ही राजस्थान का भौतिक विभाजन किया गया है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये चीज तो रट लिया आपने। ठीक है, तो अरे यार, ये सही नहीं बना ना, चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक है ये बन गया। तो देखिए, राजस्थान का भौतिक विभाजन जो है वो हमने अरावली के आधार पे किया था। इधर वाला, इसके पश्चिम वाला राजस्थान जो है वो राजस्थान का डेजर्ट पार्ट है, मरुस्थलीय भाग है। इसके पूर्व वाला जो है वो राजस्थान का नॉन डेजर्ट पार्ट है, गैर मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं। लेकिन एक चीज और देखना भाई, अरावली के पश्चिम की जो अधिकांश नदियां हैं वो किधर जाती है? वो भाई अरब सागर की तरफ जाती है। किधर जाती है? वो अरब सागर या अरेबियन सी की तरफ जाती है। और अरावली के पूर्व में जो नदियां हैं वो अधिकांशतः उनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। इसीलिए इसको राजस्थान की जल विभाजक संधि कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाटर डिवाइडिंग रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? वाटर डिवाइडिंग रेंज कहेंगे। क्लियर है? क्या और किसी तरीके से भी
ये राजस्थान को बांटता है बिल्कुल। इसके पश्चिम में जो है वो खारे पानी की झीलें मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि इसके पश्चिम में जितनी भी झीलें मिलेगी वो सारी की सारी खारे पानी की होगी, सॉल्टी वाटर की ही होगी, लेकिन मुख्यतः खारे पानी की झीलें जो है वो किधर मिलती है, इसके पश्चिम में मिलती है। और इसके पूर्व में फ्रेश वाटर पीने योग्य पानी या मीठे पानी की झीलें मुख्यतः मिलती है। ठीक है, तो झीलों को खारे पानी, मीठा पानी, राजस्थान का डेजर्ट पार्ट, नॉन डेजर्ट पार्ट, वो नदियां जो अरब सागर को जा रही है, वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी को जा रही है। ठीक है भाई, तो समझ लेना। और एक तरीके से ये राजस्थान की क्या हो गई, वाटर डिवाइडिंग रेंज या जल विभाजक संधि। क्लियर है? चलो, तो ये राजस्थान में अरावली के सारे कॉमन पॉइंट्स अपने ने कर लिए। पीछे अपने जाएंगे तो अपने को यहाँ नोट्स में लिखा मिलेगा अरावली की प्रमुख चोटियां। और यहाँ नोट्स में आप देखोगे तो अरावली की 10 चोटियां हैं। तो ये अपने को याद करनी है। कैसे याद करनी है और क्यों याद करनी है? ये वो 10 प्रमुख चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। और ये 10 जो है ये इनका घटता हुआ क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है। कई बार आप अगर पुराने पेपर करोगे तो उसमें कई बार 4 पहाड़ियां, इनमें से कोई भी 4 पहाड़ियां ले लेते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई एक आधी एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से एक दो नाम आते हैं, उससे काम चल जाता है। ठीक है, सारे अब मुझे पता है अभी कोई 20-30 नाम अपने याद नहीं कर सकते ऊंचाई के साथ। ठीक है, तो 10 तो नाम आप याद करो अपनी तरफ से। तो ये 10 नाम अपने को याद करने हैं, इनका घटता हुआ क्रम याद करना है। तो ये 10 ही क्यों करने हैं? क्योंकि ये अरावली की वो पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। तो इसको अपने विद ट्रिक करेंगे आराम से। तो ये होगी भी अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियां, मेन माउंटेन पीक्स ऑफ अरावली। ठीक है, कितनी? 10। ठीक है, तो पहले अपने करेंगे ट्रिक। पहले क्या करेंगे? अपने ट्रिक करेंगे। ट्रिक क्या है? गुरु से दे जरा अचल। गुरु से दे जरा अचल, आभू आबू कुंभ रघु ऋषि कमल। ठीक है भाई, तो इनको इस तरीके से याद करना। ये 5 के नाम ऐसे याद कर लेना, गुरु से दे जरा अचल, और बाकी के 5 के आबू कुंभ रघु ऋषि कमल। ठीक है, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगी। गुरु से कौन सी है तो पता है ही भाई, पता है आपको कि अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, तो लिख दो भी। से है शेर, दे से है देलवाड़ा। ठीक है, जरा से है जरगा, अचल से है अचलगढ़। ठीक है, आबू से है आबू, कुंभ से है कुंभलगढ़। ठीक है, रघु से है रघुनाथगढ़। ठीक है, ऋषि से है ऋषिकेश, और कमल से है कमलनाथ। ठीक है, कई बार सीधा सा क्वेश्चन आता है मिलान में कुछ पहाड़ियां और उनके नाम। तो आपको पता है अभी अब तक खंडेला की पहाड़ियां सीकर में है। ठीक है, याद कर लिया। नाग की पहाड़ियां कहाँ है? नाग की पहाड़ियां अजमेर में है। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ है भाई? तो गुरु शिखर जो है वो वो माउंट आबू सिरोही में है। डोरा पर्वत कहाँ है? तो जालोर में है। ठीक है, पिछले वीडियो में किया था। शेर की पहाड़ी कहाँ है? तो ये भी सिरोही में है। ठीक है, देलवाड़ा कहाँ है? ये भी सिरोही में है।
ठीक है, ये भी माउंट आबू सिरोही में है। जरगा कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। जरगा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। अचलगढ़ कहाँ? फिर से सिरोही। ठीक है, आबू कहाँ? फिर से सिरोही। तो एक तो अच्छी बात यह है कि शुरुआत की जो 6 पहाड़ियां हैं इसमें जरगा उदयपुर में है, बाकी सारी सिरोही में है। कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है। रघुनाथगढ़ कहाँ है? तो रघुनाथगढ़ जो है वो भाई सीकर में है। अभी अपने ने कहा था सॉरी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ऋषिकेश कहाँ है? तो यहाँ पर ध्यान कर लेना भाई, एक तो ऋषभ देव है, एक ऋषिकेश है। तो ऋषि के केस कहाँ? सर पर, ऐसे याद कर लो। ऋषि के केस कहाँ? सर पर। तो सर पर मतलब सर से हो गया सिरोही। ठीक है, कमलनाथ की पहाड़ी जो है ये उदयपुर में है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं भाई, मिलते जुलते नाम है। ऋषभ देव, ऋषभ देव ये कहाँ है? ये उदयपुर में है। कमलनाथ के जैसा ही एक नाम है उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी, ये उदयनाथ की पहाड़ी जो है वो अलवर में है। क्लियर है? अपना जो दूसरा पार्ट करेंगे ना अरावली का, इसके बाद अगला वीडियो, उसमें बहुत सारे जिलों की बहुत सारी पहाड़ियों के नाम भी कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, एक टेबल सी बनवा दूंगा आपको। अब अपने को इनकी ऊंचाइयां याद करनी है। देखिए इनकी ऊंचाइयां मुझे भी एनी टाइम याद नहीं रहती, एक तरीका अपने यहाँ विकसित कर लेंगे। 1722 मीटर, ये तो आपको याद रखनी है। वैसे भी पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यही है, 1722। इसके बाद में देखिए शेर है, शेर की याद कर लेना, 1597। 1597, तो 1722 से 15, फिर 15 से अपने आगे 14, कितने आगे? 14 पे। तो देखो इस तरीके से याद करना है। ये इसकी कितनी है? इसकी रट लेना, 1597 मीटर। उसके बाद में आप किस पे आओगे? उसके बाद आओगे 14 पर। ठीक है, और 14 से नीचे किस पे आओगे? फिर से 14। ठीक है, तो ये भी 14 और ये भी 14। ठीक है, ये अब देखो भी सिंपल सीधा सा है। ये तीसरे नंबर पे आ रही है ना, तो ये कितनी है? 1442। तो 14 तिये कितने होते हैं? 14 थ्रीजा कितने होते हैं? 42। तो चलो भी ये याद होगी कि तीसरे नंबर पर है, तो 14 को 3 से इंटू कर दो तो कितना होता है? 42। 14 और 14 28 और फिर 42, याद होगी। इसमें क्या करो, 14 को 2 से इंटू करो तो 14 दूनी 28, और इसके ऊपर कितने? 3, तो हर इन तीनों में से एक एक मीटर ले लो। तो 28 और 3 कितने? 31। मैं तो आपको बस ऐसी ये कहानी सी सुना रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए ये चीज। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है ये, ऐसे ही। 1722, 1597, उसके बाद में 14 और 14। तो ये 14, ये तीसरे नंबर पे आ गई ना, ये कौन सी? देलवाड़ा। तो 14 थ्री जा 42, याद हो गई। उसके बाद में फिर से 14, 14 टू जा 28, लेकिन इसके ऊपर कितनी पहाड़ियां? 3, तो हर एक में से एक एक मीटर लो। तो 28 में 3 प्लस कर दो, 14 31, 1431। ठीक है, इसके बाद में ये फिर से आपको रटना पड़ेगा भाई, क्या? 1380 और 1295। 1380 और 1295 आपको फिर से रटना पड़ेगा। अचलगढ़ कितनी? 1380, और आबू कितनी? 1295। ठीक है, इसके बाद में फिर से 12 कुंभलगढ़। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर लो, कुंभलगढ़ जो है वो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, तो 1224 मीटर। 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ आपको पता है, कहाँ गया भाई? हाँ, रघुनाथगढ़ कितनी है? 1055। कितनी है? 1055 मीटर। अब इस 1055 मीटर को आप ऐसे याद करो भी, क्योंकि एक नाम अभी तक मैंने आपके सामने जिक्र नहीं किया कि अरावली का सबसे पहले वर्णन किसने किया था। तो यूं समझिए, 1055 AM कर लो, इसको याद कर लो ऐसे, 1055 AM मतलब सुबह का टाइम। तो सुबह सुबह AM में, 1055 AM में अरावली को देख के हैरान रह गया। कौन हैरान रह गया? AM रान, सॉरी, अरावली का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? तो इसको इस तरीके से याद कर लो, उनका नाम है AM हैरान। तो 1055 AM, AM AM हैरान, इस तरीके से कैसे भी अपने को तो याद करना है।
चलिए, ऋषिकेश। भाई ऋषि के केस कहाँ, सर पर, और अगर आपने ऋषि के केस पे हाथ लगा दिया तो खतरा हो जाएगा। तो खतरा 17, तो ये क्या, और ये लास्ट है, ये एक शुभ अंक पे बात खत्म करो आज की, तो ये हो जाएगा 1001 मीटर। ठीक है, 1001 का बांध दिया, शुभ अंक पे अपने ने आज की बात समाप्त की। तो ये अरावली की प्रमुख चोटियां आपको याद हो गई भी। ठीक है, तो कुछ तरीके बताए हैं, कुछ थोड़ा सा रख लेना, नहीं आता, लेकिन इनमें से 3 या 4 नाम देके इनको सफल करके आपके सामने पूछ लेंगे कि निम्न में से बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम कौन सा सही है, तो आपको आंसर कर देना भाई। तो आज अपने ने, देखिए, थोड़ा सा पीछे जाकर देख लेते हैं। अरावली अपना टॉपिक शुरू किया, फिर से नक्शे में देखा कि अरावली जो है वो कहाँ है। ठीक है, और अरावली का विस्तार हमने थोड़ा सा समझ लिया, विद डायग्राम ही चले आज पूरी क्लास के अंदर। तो मैं सोच के नहीं आता भाई कैसे पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, बातें चलती जाती है और अपना डिस्कशन होता जाता है, इसीलिए नोट्स रखता हूँ साथ में, ताकि नोट्स जो है वो आप पढ़ लो, सारी बातें आपको कंक्लूडेड रूप में नोट्स में मिल जाएगी। क्लास अटेंड इसलिए करो क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा बात है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, किस तरीके से चीजें याद करनी है, वो आप नोट डाउन कर लो भाई। इसके बाद में अपने ने इस रफ्तार वगैरह 9.3 से हमने 930 याद कर लिया, औसत ऊंचाई। ठीक है, 10% पॉपुलेशन निवास करती है, वगैरह वगैरह सारी बातें इस डायग्राम से हमने याद। ये अरावली के 3 भाग हैं, दक्षिण, मध्य और उत्तरी अरावली, और अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर कहाँ तक, रायसीना हिल्स दिल्ली तक, और एक तरीके से राजस्थान में कहाँ, खैर ब्रह्म सिरोही से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक। इसके बाद में हमने ये देख लिया अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में, गोंडवाना लैंड वगैरह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है, कैसी है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में समझ नहीं आती तो यहाँ पर आपको पता है कैसी है, तो इसका आंसर उत्पत्ति के आधार पे देते हैं, लेकिन वर्तमान में कैसी है ऐसे पूछ ले तो फिर इसका आंसर होगा केवल अवशिष्ट। और वैसे बुक्स में ज्यादातर में ऐसे लिखा है कि ये वलित अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, कैसी है, फोल्डेड रेजिडुअल माउंटेन है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर, या सीधा क्वेश्चन हो अरावली कैसी पर्वत श्रेणी है, तो आंसर उत्पत्ति के आधार पर, वर्तमान में कैसी है तो आंसर किसके आधार पर, भाई अपर्दन की जो क्रिया हो रही है और ये लगातार खत्म होती जा रही है। अरावली की प्रमुख चोटियां, उसके बाद में फिर से लिया कि अगर हम अरावली में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो इसमें क्या, इस विस्तार जो है वो कौन से वाद्य यंत्र की तरह है, एक तरीके से सारंगी की तरह। और कई बार ऐसे भी आ जाता है, अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने कहा था कि इसका विस्तार जो है वो ऊंट की गर्दन की तरह है, तो ये भी कर लेना भी, फजल। ठीक है, वही अकबरी जिन्होंने लिखी थी। इसके बाद वापस से इसका विस्तार जो है वो डीप माइनिंग में जो खनिज मिलते हैं, यहाँ ओपन कास्ट माइनिंग, या जहां पर गहराई में ना जाकर हम क्या करते हैं, पहाड़ों पर ऊपर मिलने वाले पत्थर जो है, जो इमारती पत्थर है, उनका खनन करते हैं, तो वहां पर क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट। और उसके बाद में ये महत्व की कुछ बातें, ये विद दिखाई हुई सारी चीजें। ठीक है, और ये समझाया हुआ कि ये जल विभाजक की तरह कार्य करती है। तो चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, ये चीजें अपने कल करने वाले हैं बाकी का अरावली का पार्ट। तो अरावली अब आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अच्छे से समझ में आ चुकी है, सारे पॉइंट्स जो है वो रिकॉल कर लेना। अब अपने अरावली में क्या करने वाले हैं, अपने अब क्या करेंगे, दक्षिण अरावली को पकड़ेंगे, मध्य अरावली को पकड़ेंगे और उत्तरी अरावली को पकड़ेंगे, और उनको पकड़ के एक एक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, मारना पीटना नहीं है उनको अच्छे से समझ लेंगे, एग्जाम पर्पज से जितने भी इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चंस बनेंगे सारे यहाँ डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और देखिए भाई, तो आपका सपोर्ट यही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, और आपने मुझे पता है भी, आप सबने सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन जो भी फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से तैयारी कर रहे हैं, फालतू किसी को नहीं भेजना, मतलब आप ऐसे नहीं घर में पापा का मोबाइल खोला और उसमें सब्सक्राइब करवा दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको नॉलेज गेन करना है, उनके साथ इन क्लासेस को शेयर कीजिए। ठीक है, और बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाने का तरीका है मेरा, डायग्राम और मैप से,
तो हो सकता है कि भई बहुत से लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इसी तरीके से ही पढ़कर समझ पाएँगे। तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है? और थोड़ा बहुत ये है भी कई बार दिमाग से निकल जाता है कि यार इंग्लिश में भी है ना टर्म्स पता नहीं है क्यों? क्योंकि फ़्लो में चलती रहती है बातें। तो इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट जिनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है टर्मिनोलॉजी को लेकर, तो वो मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर लिया करो, ठीक है? आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करा दूँगा, आपको मैं कौन-सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है, कहाँ से लेना है, सारी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करा दूँगा भई। क्योंकि मेरा काम देखो देखो, मेरा काम कोर्स करवाना नहीं है। मैं कभी कोर्स में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि भई स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस प्रोवाइड होनी चाहिए। गाइडेंस मिल जाएगी ना स्टूडेंट को, तो अपने आप घर पे बैठ के पढ़ लेगा वो। ठीक है? तो अपने को भई आरएस की वैकेंसी आई हुई है, अब जचा के पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है अपने को, ठीक है? और जो फर्स्ट टाइमर है उनको प्री में इस बार सिलेक्शन लेना ही है, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट अप करेगा। मेंस जो है वो केवल और केवल सिलेबस का खेल है, अगर आप सिलेबस पूरा पढ़ के चले गए और वहाँ पर आंसर राइटिंग आपकी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, लिखने का तरीका अच्छा है, तो पहले चांस में ही आप सिलेक्ट हो जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अरावली को दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तर अरावली और अरावली के जो दर्रे पासेज हैं उनको छोड़ के अरावली के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है और आगे आने वाले वीडियो में अपने वो चीजें भी बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस लेके आ रहा हूँ, आप अपनी मेहनत कीजिए और आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है, याद रखना है इसको भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।